yesterday we dealt with the two functional units of the ecosystem, that is productivity and decomposition. तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अब ये जो एनर्जी फ्लो है ना, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसका बेसिक्स जानते हैं कि एनर्जी फ्लो आखिर इकोसिस्टम में कौन से लॉस पे बेस्ड होता है. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आप केमिस्ट्री में लॉस पढ़ते हो, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज बेस्ड अपॉन द सेम लॉस. ठीक है, तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और दूसरा लॉ कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज टेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स टू मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस. नाउ वी विल सी हाउ दिस सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स when they consume each other for their energy requirements. ठीक है, तो कल इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था, that is what is the reason for the formation of food chains. So the main reason for the formation of food chain is इंटरडिपेंडेंसी. और ये इंटरडिपेंडेंसी किस वजह से होती है? एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द एनर्जी नीड्स, ठीक है, टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स. सो बेसिकली फूड चेन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. And this interdependency is because of the energy needs of organisms. Okay, now let's take an example of the food chain and then we will see how the laws of thermodynamics, ठीक है, किस तरीके से जो food chain है ये laws of thermodynamics पे based है. So let's take the example of a food chain. So सबसे simplest food chain का example लेते हैं. Okay, this is the simplest food chain. Let us understand how the laws of thermodynamics could be applied here. अब देखो, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि सन से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, प्लांट्स उसका सिर्फ कितना चाहते हैं, 1%. ओके, तो आप ये बात सोचो सबसे पहले तो कि सूरज से जो एनर्जी आ रही है उसका 1% जो है प्लांट्स इस्तेमाल करके आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं. इसका मतलब पूरा ये जो बायोस्फीयर है ये 1% एनर्जी पे ही सस्टेन्ड है. द इंटायर बायोस्फीयर इज सस्टेन्ड ऑन 1% एनर्जी ऑफ सन. सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी.
ठीक है। अब इनको भी भाई एनर्जी चाहिए, तो प्लांट्स ने 1% एनर्जी ली, और इसमें मैंने आपको कल प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया था, तो इन्होंने जो टोटल प्रोड्यूस बनाया दैट इज बाय यूजिंग दिस एनर्जी दैट इज जीपीपी माइनस आर दैट इज एनपीपी. Now this NPP is available for these organisms that is herbivores. ठीक है, अब इस पे फीड करेंगे ये सभी ऑर्गेनिजम्स. इसी एनर्जी फ्लो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज. अब देखो, there is a law of energy transfer. There is a law of energy transfer जिसके बेसिस पे हम ये एनर्जी ट्रांसफर करने वाले हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. एंड दिस लॉ इज गिवन बाय लाइटमैन. दिस इज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. सो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या कहता है कि जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, लेट्स से दिस इज द ट्रॉपिक लेवल 1, दिस इज द ट्रॉपिक लेवल 2, 3, 4 and 5. So whenever the energy transfer is taking place from one tropic level to the next tropic level, only 10% of the energy of the previous tropic level is transferred to the next tropic level. ठीक है, when the energy transfer takes place between the different tropic levels, only 10% of the energy transfer takes place between the previous tropic level to the next tropic level. ठीक है, अब अगर इस लॉ के अनुसार हम देखें कि अगर पिछले ट्रॉपिक लेवल का सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर हो रहा है, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द एनर्जी गोइंग? ये तो हमारा जो पहला लॉ था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये तो वायलेट हो गया यहाँ पे. इफ वी आर सेइंग कि एनर्जी लॉस इज टेकिंग प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल, then where is the rest of the energy going? Isn't it the violation of the first law of thermodynamics? So let's see where does this energy go. तो इस एनर्जी को क्या आप इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ये जो आप फूड एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, फूड एनर्जी से क्या बनेगा? ठीक है, यू आर कंज्यूमिंग लेट्स से ग्लूकोज. ग्लूकोज विल एंटर इनटू मेटाबॉलिक पाथवे, इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्या होगा इसका? क्रैब्स साइकिल, जिससे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या मिलेगी? एनर्जी. तो फूड एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी ठीक है, ग्लूकोज जो है यहाँ पे इस तरीके से यूज हो रहा है और फूड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है. बट वेयर इज द एनर्जी गोइंग? इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ हीट. हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो आप देख सकते हो एनर्जी का लॉस नहीं, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन कह सकते हो. ठीक है, एट एवरी ट्रॉपिक लेवल रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ यहाँ पे लागू होता है. ठीक है, सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो वी आर कन्वर्टिंग दिस फूड एनर्जी जो कि केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में इस फूड में है इनटू द हीट एनर्जी. ठीक है, ओके. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स टू मूव टुवर्ड्स द रैंडमनेस. तो थर्मोडायनेमिक्स में आप ये रिएक्शंस भी पढ़ते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि इंक्रीजिंग एंट्रोपी की तरफ ही रिएक्शन जाता है ना? इंक्रीजिंग एंट्रोपी की तरफ रिएक्शन ऑलवेज गो टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एंट्रोपी. तो ये एनर्जी ट्रांसफर आखिर हो ही क्यों रहा है? ये सारी की सारी एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करके अपने पास रख लेते, या ग्रास हॉपर ने जब इस पौधे को खाया तो ये अपने पास रख लेता फूड एनर्जी को कंज्यूम करके. ठीक है,
ये ट्रांसफर ही क्यों हो रहा है? रीजन इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि एनर्जी कभी भी कंसंट्रेट नहीं होना चाहेगी, इट ऑलवेज वांट्स टू बी फ्री, इट ऑलवेज वांट्स टू मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस, और दैट इज द रीजन हर एक लेवल पे क्या होता है, आपका एनर्जी का लॉस होता है, बिकॉज यूनिवर्स हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस। सो आपकी ये जो पूरी फूड चेन का ये जो एनर्जी फ्लो है, ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। So food chains are of two types: grazing food chain and detritus food chain. Grazing food chain and detritus food chain. What is the basic difference between the two? Grazing food chain की शुरुआत सबसे पहली बात तो it starts from the producers. इसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से होते हैं। तो अभी हमने फूड चेन का एग्जांपल डिस्कस किया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत होती है डेट्राइटस से, यानी डेड रिमेन्स से। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट्राइटस, डेड रिमेन्स, ओके। सो एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। GFC, ठीक है, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज इसके अंदर आप टेरेस्ट्रियल फूड चेन ले सकते हो और एक्वेटिक फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल वी हैव डिस्कस्ड वन, ठीक है, अ वेरी कॉमन फूड चेन, ग्रास से ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, ओके। एक्वेटिक फूड चेन, तो एक्वेटिक फूड चेन में सबसे पहले लेवल पे दैट इज आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। सो लैंड पे जिस तरीके से आपके एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर प्रोडक्शन। In case of aquatic food chains, it is the phytoplanktons, and phytoplanktons are what? Diatoms or dinoflagellates, ठीक है। So इन phytoplanktons पे कौन फीड करेगा? zooplanktons, zooplanktons पे small fish and small fish पे बड़ी वाली fish, large fish, okay, ठीक है। So this is an example of aquatic food chain. Detritus food chain, इसकी शुरुआत होती है भाई डेट्राइटस से। इसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी डेट्राइटस से। अब इस डेट्राइटस पे कौन फीड कर सकता है? अर्थवॉर्म्स, ओके, अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म को कौन खा सकता है भाई? स्पैरो, ठीक है, इसको स्पैरो को खिला देते हैं, ओके, स्पैरो। फिर स्पैरो को कौन खा सकता है भाई? ईगल खा सकता है, ठीक है, वल्चर खा सकता है। वल्चर तो वैसे डेड पे फीड करता है ज्यादातर, ठीक है।
ये हमारी डेट्राइटिस फूड चेन बन गई, ठीक है। और ये हमारी ट्रेस्टल फूड चेन। और हर एक आपकी फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर मैंने बताया किस तरीके से होगा। एट द प्रोड्यूसर लेवल इट इज़ 1%, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे गलती होती है, इसको 10% कर देते हैं, और रेस्ट ऑफ द लेवल्स 10%, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। Find the value of x. हाँ, this is the energy available from the sun. You have to find out the value of x, that is the energy available to this eagle. Book में हाँ जी भाई। यहाँ पे आप कितना कैप्चर करोगे भाई? 1%। तो कितने जीरो हटा दोगे? 2 जीरो हटा दो, 1000 जूल्स। इसको कैलकुलेट नहीं करने बैठना है, जीरो हटा दो, सिंपल। अब 10% यानी कि 1 जीरो हटा दो, 10 जूल्स, 100 जूल्स। फिर 1 जीरो हटा दो, 10 जूल्स। फिर 1 जीरो हटा दो, 1 जूल। और फिर 0.1 जूल। ठीक है, तो ईगल बेचारे को सिर्फ कितनी एनर्जी मिलेगी? 0.1 जूल। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई फूड चेन्स आर लिमिटेड अप टू 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल्स। यही कारण है कि फूड चेन 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स तक ही लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि ईगल को आप कोई खाएगा, ठीक है, तो ईगल हमारा क्या बन जाएगा भाई? टॉप कार्निवोर। इसको कोई खाएगा, इसको एनर्जी क्या ही मिलेगी? इसको खुद को 0.1 जूल्स एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब ट्रॉपिक लेवल्स को आप नाम कैसे देते हो? टेक्निकल टर्म्स फॉर द ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये हमारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स। और ये सभी कंज्यूमर वर्ग के लोग हैं, दे ऑल आर कंज्यूमर्स। जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसको जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको जो खाएगा टर्शरी कंज्यूमर,
इसको जो खाएगा टॉप कार्निवोर। रिमेंबर, टॉप कार्निवोर वो होता है किसी भी फूड चेन में जिसको कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं खाता। वाई? एनर्जी अवेलेबिलिटी इज, ठीक है, वेरी लेस। अब प्राइमरी कंज्यूमर को आप एक और नाम दे सकते हो, द वन विच इज डायरेक्टली कंज्यूमिंग द प्लांट्स कैन बी कॉल्ड हार्बीवोर। फिर ये सारे हमारे क्या हो गए भाई? कार्निवोर हो गए। लेकिन ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्निवोर। ये हो गया सेकेंडरी कार्निवोर, ये हमारा दैट इज टॉप कार्निवोर। दिस इज द टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टर्म्स आते हैं यू शुड बी एबल टू, ठीक है, आपको क्वेश्चन, ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म का क्या मीनिंग है। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस GFC एंड DFC। अब देखो, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द GFC एंड DFC, एक हमने डिस्कस किया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट्राइटस। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आपके दो तरीके की फूड चेन्स मैंने बताई, एक तो एक्वेटिक और दूसरी टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक लाइफ में मेजर कंड्यूट ऑफ ट्रांसफर कौन सा रहेगा? GFC या फिर DFC? GFC. Why not DFC in the aquatic food chains? So GFC is the major conduit of energy transfer in aquatic ecosystems. रीजन बीइंग, जो डाइट्राइटस की एबिलिटी है एक्वेटिक फूड इकोसिस्टम में, दैट इज वेरी लेस, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू हैव डेट्राइटस, तो डेड रिमेन्स आपके बहुत ही कम होंगी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और एबिलिटी भी होगी। तो नीट में क्वेश्चन आया भी हुआ है एक बार कि इसकी अगर एबिलिटी भी होगी तो कहाँ होगी भाई? बॉटम ऑफ द ओशंस में। सारे डिकम्पोजर अगर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलेंगे तो वो बॉटम में ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि डेड रिमेन्स कहाँ होंगी? सेटल होंगी बॉटम में, ठीक है। सो डिकम्पोजर्स विल बी फाउंड इन द बॉटम ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको ज्यादातर क्या मिलेगी? GFC। एंड डेट्राइटस फूड चेन्स कुड बी इजीली फाउंड ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब आपने जो फूड चेन का एग्जाम्पल देखा, द DFC, हेयर यू कैन सी ये जो स्पैरो और ये ईगल है, ये आपके GFC में भी तो आ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या है? इंटरकनेक्टिविटी है। सो बोथ GFC एंड DFC आर इंटरकनेक्टेड एट सम लेवल्स। That is, organisms of DFC fall as a prey to the organisms from GFC. So many organisms from the detritus food chain become a prey for the GFC. ये GFC वाले ऑर्गेनिज्म है, ये DFC वाले ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया फूड चेन्स। अब ओके, सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, these cycles are also called biogeochemical cycles, ठीक है। सो सबसे पहले जानते हैं why these are also called biogeochemical cycles. To break the word into three parts, bio means in these cycles living organisms must be involved. Geo means involvement of earth. Chemicals are involved in these cycles, जैसे कि अभी आप देखेंगे, that is कार्बन, ठीक है, जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल्स। नाइट्रोजन साइकिल में आपके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ठीक है।
तो ये सारे केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अर्थ की और केमिकल्स की, इसलिए इसको आप बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हो। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, का मतलब क्या है कि जो हमने एटमॉस्फेरिक पूल से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं या सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसको वापस रिटर्न बैक करना, ठीक है। तो जैसे एटमॉस्फेयर से कुछ लिया इसको वापस रिटर्न करना, और सॉइल से कुछ लिया तो इसको वापस रिटर्न करना, तो ये क्या बन जाएगी, पूरी एक साइकिल बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। नाउ साइकिल्स जो होती है हमारी दो तरीके की होती है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस साइकिल का मतलब कि जो इसका रिजर्वोयर पूल है दैट इज गैसियस, एंड सेडिमेंट्री में इसका मतलब है कि जो रिजर्वोयर पूल है दैट इज सेडिमेंट्री। सो फॉर एग्जांपल कार्बन या नाइट्रोजन साइकिल, एंड हियर द एग्जांपल इज सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्बन साइकिल एंड द फॉस्फोरस साइकिल टुडे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन साइकिल को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले तो कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में आ कहां से रहा है? एटमॉस्फेयर इज द मेजर पूल ऑफ CO2, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 होती है भाई? 0.03%, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक पूल। अब ये ओशंस की अगर हम बात करेंगे, ओशंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी दैट विल बी फाउंड इन द डिसॉल्व्ड स्टेट, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना स्केलेटन बनाने के लिए कार्बन का यूज करेंगे। आपके जो कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है, कोरल रीफ किसकी स्केलेटल रिमेन से बनते हैं? कोरल्स जो होते हैं आपके दे आर बेसिकली सिलिंड्रेट्स, ठीक है। सो कोरल्स दे विल यूटिलाइज अ मेजर पूल ऑफ कार्बन। सो एक तो कार्बन यहां यूज हो रहा है, फिर और कहां कहां कार्बन यूज हो रहा है भाई? प्लांट्स यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहां पे अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे सो फाइटोप्लैंक्टन्स यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया इसका यूज। अब ये साइकिल कब बनेगी? जब इसको वापस से रिलीज किया जाएगा। अब कोई भी चीज को वापस से रिलीज करने के लिए, रेप्लेनिश करने के लिए द इंपॉर्टेंट प्लेयर इज डिकम्पोजर्स। तो प्लांट आपके ओशंस में रहने वाले ये जितने भी एनिमल्स हैं और ये जितने भी प्लांट्स हैं, व्हेन दे ऑल विल डाई, हु विल बी एक्टिंग? डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर्स विल बी रिलीजिंग द CO2 बैक टू द एटमॉस्फेरिक पूल। ये बन गई साइकिल।
ठीक है। इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ब्रीथ कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, दे आर रिटर्निंग बैक द CO2। अब देखो CO2 जितनी रिटर्न करनी थी, हम एक्चुअल में उससे ज्यादा ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लगा देते हैं भाई, इंडस्ट्री लगा देते हैं। तो एटमॉस्फेयर ने जितनी CO2 मांगी भी नहीं थी, हम उससे ज्यादा रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है, जितनी नीड भी नहीं है, बाय इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज से आपका दे बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ CO2 रिलीज। तो सोर्स ऑफ CO2 क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, सोर्स ऑफ रिलीज एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स, बर्निंग और कंबस्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन और यूज कहां हो रहा है, किस पर्पस के लिए हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को स्केलेटल बनाने के लिए, ठीक है, प्लस प्लांट्स को चाहिए CO2, प्लस ये आपका कुछ जो होता है सेडेंटरी फॉर्म में भी CO2 कार्बन पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, तो कुछ ये सेडेंटरी फॉर्म में भी पाया जाता है बट वेरी लेस, ठीक है। तो ये बन गई कार्बन साइकिल। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, ये साइकिल बन गई पूरी, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल, अब देखो फॉस्फोरस साइकिल जैसे एनसीईआरटी में दी गई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखो फॉस्फोरस साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यहां पे जो मेजर रिजर्वॉयर है ना, द मेजर रिजर्वॉयर ऑफ द फॉस्फोरस दैट इज द रॉक्स। और ये रॉक्स कैसे बनती है, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, दिस इज द कोर ऑफ अर्थ, दिस इज द मेंटल and this is the crust, okay। so ये जो मेंटल होती है ना, इस लेयर में क्या होता है, हॉट लावा। जब ये लावा कुछ ओपनिंग से इस तरीके से वेंट आउट होता है, ठीक है, ये मेंटल का ये हॉट लावा जब ये इस तरीके से ये बाहर आता है ना, जब ये वेंट आउट होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, तो ये जो लावा होता है, ठीक है, इससे क्या बनती है, हमारी रॉक्स बनती है। इन रॉक्स को क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स। तो ये जो रॉक्स बनी हुई है यहाँ पे, दे आर द रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। अब क्या होता है कि इन रॉक्स पे देर आर 3 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। इन तीनों के इंटरप्ले से क्या होता है, इन रॉक्स की वेदरिंग होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, और वेदरिंग से क्या बनती है भाई, सॉइल बनती है। और इस सॉइल में कौन ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर ने फास्फोरस को यूज कर लिया। अब फास्फोरस का यूज क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, भाई एक तो आपके जो फॉस्फेट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर स्केलेटन, ठीक है, यानी बोन्स, टीथ, ठीक है। फॉस्फोरस
अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर डीएनए, ठीक है, डीएनए। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपका जो एनर्जी रिजर्व होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है। तो इन सभी पर्पस के लिए प्लांट ने इसको यूज किया। अब प्लांट के अंदर जो है फॉस्फोरस कैसे ट्रांसफर हुआ? बाय द फॉस्फेट आयंस। तो फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में प्लांट्स क्या है? फॉस्फेट का अपटेक करते हैं। तो ये हो गया आपका अपटेक बाय द प्लांट्स। अब एनिमल की लाइफ में ये कैसे पहुंचेगा? जब एनिमल इसको कंज्यूम करेगा। अब क्या है कि आपने यहां से फॉस्फोरस लिया था, इसको वापस करना है। कैसे करेंगे? इनको मार दो। तो जब ये डेड रिमेन्स बन जाएंगे, फिर से कौन आएगा? हु विल कम इनटू द प्ले? डीकंपोजर्स। एंड डीकंपोजिशन विल रिटर्न दीज न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। सो ये आपकी पूरी, दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल। हाँ, क्यों बोलते हैं? ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में जिस तरीके से ये साइकिल दी हुई है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको बुक में जो है सीधे सीधे इस तरीके से बॉक्स बना करके दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको रॉक मिनरल्स, फिर इसकी क्या हुई? वेदरिंग हुई और सॉइल बनी। अब यहां पे देखो, इसको पढ़ना कैसे है? इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको इस तरीके से पढ़ना है। अपटेक बाय द प्रोड्यूसर्स, अपटेक बाय प्रोड्यूसर। अब सॉइल में प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, वहां से उन्होंने उठा लिया फॉस्फेट। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? कंज्यूमर। अब इसको वापस सॉइल को रिटर्न करना है। क्या करें? मार देते हैं इनको, डेट्राइटस बना देते हैं। और डेट्राइटस बनेगा तो डीकंपोजिशन होगा, इट विल रिटर्न बैक टू द सॉइल। तो ये ऐसे पढ़नी है, इस तरीके से ये साइकिल, ठीक है। और यही सारे इवेंट्स मैंने आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा दिए। इसीलिए मतलब नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके बेसिकली जो इनपुट्स होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कार्बन के इनपुट्स होते हैं आपके एसिड रेन की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। फॉस्फेट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके इसके रिजर्वायर्स काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये